हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ डीबीएससी इंग्लिश का 9th क्लास का एक और राइटिंग सेक्शन का टॉपिक, जिसका नाम है सीन राइटिंग। अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, सो दैट कि आपको सीन राइटिंग लिखना आराम से समझ आ जाए, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का ही एक भाग होता है सीन राइटिंग। तो अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी आती होगी और स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में नॉलेज होगी तो सीन राइटिंग तो आपको चुटकियों में समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले समझ लेते हैं कि सीन राइटिंग होता क्या है और उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल भी, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि सीन राइटिंग होता क्या है। सीन राइटिंग इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सीन राइटिंग एक छोटा सा हिस्सा होता है किसका? स्टोरी टेलिंग का, या बोल सकते हो आप स्क्रिप्ट राइटिंग का, पर्टिकुलरली इन द रेल्म्स ऑफ थिएटर, फिल्म, टेलीविजन एंड लिटरेचर। तो आपने ज्यादातर सीन राइटिंग को थिएटर में देखा होगा, मतलब थिएटर के लिए स्क्रिप्ट जो बनाई जाती है उसके अंदर सीन लिखा जाता है, फिल्म के अंदर भी सीन लिखा जाता है, टेलीविजन के लिए भी, और लिटरेचर में तो आपने जितने भी प्लेस पढ़े होंगे उसमें भी सीन अलग अलग होंगे, सीन 1, सीन 2, सीन 3, राइट। सीन राइटिंग में बेसिकली क्या चीजें होती हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। When it comes to writing a scene for a class assignment or for any purpose, there is no strict format set in stone, but you can follow a journal guideline. Here is a simplified format you might find helpful. बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी राइटिंग लिखते हैं, जब भी हम सीन राइटिंग लिखते हैं, चाहे वो क्लास असाइनमेंट्स के लिए हो या किसी भी पर्पस के लिए हो, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्मेट हो, है ना। आप कुछ जर्नल गाइडलाइंस या कुछ मतलब जर्नल फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हो, जिससे आप अच्छा खासा एक सीन राइटिंग लिख सकते हो अगर आपको क्लास या स्कूल के पर्पज से लिखना है तो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको फॉर्मेट में क्या लिखना है? सबसे पहले फॉर्मेट में आता है हेडिंग और सीन डिस्क्रिप्शन, मतलब सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आप सीन लिख रहे हो तो वो कौन सा नंबर है सीन का, है ना। सीन 1 है, सीन 2 है, सीन 3 है, सीन 4 है, सीन 5 है, राइट। फिर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी कि कहाँ का सीन हो रहा है, जैसे इंटीरियर का हो रहा है, अंदर हो रहा है किसी कमरे में, या बाहर हो रहा है कमरे के, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम में हो रहा है तो क्लासरूम में अंदर की तरफ हो रहा है या बाहर की तरफ हो रहा है ना। लिविंग रूम में हो रहा है तो अंदर या बाहर, है ना। या कैफे शॉप में हो रहा है तो अंदर या बाहर, ऑफिस में हो रहा है तो अंदर या बाहर। तो सबसे पहले आपको सीन नंबर लिखना है, फिर आपको लिखना है इंटीरियर हो रहा है, एक्सटीरियर, फिर लिखना है कि कहाँ हो रहा है, मतलब क्या सेटिंग है ना, क्या प्लेस है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, आफ्टरनून में हो रहा है, ये सब लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट विद द हेडिंग दैट इंक्लूड द सीन नंबर इफ एप्लीकेबल, अगर है तो एप्लीकेबल, एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग एंड द लोकेशन। समझ गए? एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। फिर सेकंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक सीन राइटिंग के लिए, एक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन। एक्शन क्या क्या हो रहे हैं, आसपास की चीजें क्या हैं उनको डिस्क्राइब करना है, कैरेक्टर का मूड कैसा है, कैरेक्टर क्या कर रहा है, जिससे कि ऑडियंस को समझ आए कि हाँ सीन में होने वाला क्या है या हो क्या रहा है, ठीक है। डिस्क्राइब द एक्शन टेकिंग प्लेस इन द सीन, सीन में जो भी एक्शन हो रहा है वो डिस्क्राइब करना है। दिस इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। सेटिंग ऑफ डिटेल्स, मतलब आसपास की डिटेल दे दो कि आसपास क्या पड़ा हुआ है, चेयर है, बेड है, सोफा है ना, कौन कौन है, एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो आपको यूजफुल लगे, ठीक है। बी कंसाइज बट विविड इन योर डिस्क्रिप्शन। हमें छोटा लिखना है पर विविड, क्लियर लिखना है, सो दैट कि पढ़ने वाले या देखने वाले के दिमाग में वो ना सारी इमेज बन जाए, उसको पूरे वो सीन में पूरा अपने आप को पाए कि हाँ मैं वही हूँ, सब कुछ दिख रहा है मुझे, राइट। एग्जाम्पल, द क्लासरूम इज फिल्ड विद रॉज ऑफ डेस्क। तो यहाँ पे क्लासरूम का सीन बताया हुआ है, तो उसमें बताया हुआ कि हर एक रो में डेस्क लगी हुई है, नीटली अरेंज, बहुत अच्छे से अरेंज की हुई है। The sunlight stream in through the windows, विंडो से सनलाइट आ रही है, कास्टिंग अ लॉन्ग शैडो अक्रॉस द फ्लोर, और विंडो की जो शैडो है वो जमीन पे क्या हो रही है, बन रही है। तो कितना क्लियर और कितना विविड है, आपके दिमाग में एकदम से क्लासरूम के बारे में सब कुछ आ गया होगा कि क्लासरूम में सीट्स हैं, विंडो से धूप आ रही है ना, पूरा पूरा सीन आपके दिमाग में बन गया होगा। नेक्स्ट, डायलॉग्स। यस, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायलॉग। डायलॉग नहीं तो सीन नहीं, राइट। तो राइट अ डायलॉग स्पोकन बाय द कैरेक्टर इन द सीन। तो आपको ऐसे डायलॉग लिखने हैं जो कैरेक्टर बोल रहे हो, है ना। बिगिन ईच कैरेक्टर्स डायलॉग विद देयर नेम, सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है एंड देन उनके डायलॉग्स लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गुड मॉर्निंग क्लास, टीचर बोल रहा है यहाँ पे गुड मॉर्निंग क्लास, स्टूडेंट 1 बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिसेस स्मिथ, तो गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ आ रहा होगा डायलॉग कैसे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, है ना, थोड़ा सा एनर्जेटिकली। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो ऑप्शनल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी स्क्रिप्ट और सीन अच्छा लगेगा
जैसे कि ट्रांजिशन या फिर कोई स्टेज का डायरेक्शन है। जैसे जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए भी डायरेक्शंस होते हैं कि डायरेक्टर क्या बोलेगा या कैरेक्टर क्या फॉलो अप करेगा, कैरेक्टर को और कैसे फील करना है, एक्ट करना है, शो करना है, तो वो इसके अंदर दिखाया जा सकता है। इसके अंदर क्या आएगा, इंक्लूड एनी ट्रांजिशन, अगर एक सीन से दूसरे सीन में जाए तो एक ट्रांजिशन दिखाना है। स्टेज की डायरेक्शन, डायरेक्टर बोलेगा कि ऐसे करो वैसे करो, जो भी नेसेसरी है, जो जिससे कि सीन का फ्लो आपको समझ में आए या फिर आपके ऑडियंस को सीन का फ्लो समझ आए कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, समझ आए सीन, राइट। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि द टीचर वॉक्स टू द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे टीचर को ये चीज शोकेस करनी है, जैसे कि क्लासरूम में टीचर आया, उसने गुड मॉर्निंग बोला, वो आगे बढ़ा, बिल्कुल सारे बच्चों के सामने खड़ा हुआ और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लगा, तो ये एक क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। फिफ्थ वाला भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शनल है भी, क्लोजिंग रिमार्क्स, जिससे कि पता चले कि सीन खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि रैप द सीन विद एनी क्लोजिंग रिमार्क और नोट इफ पॉसिबल। एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि मान लो क्लास खत्म हुई, द बेल रिंग्स, बेल बज गई, टीचर जो होते हैं सिग्नल करते हैं कि हाँ क्लास खत्म हो गई, स्टूडेंट जो है पैक कर रहे हैं, है ना, और बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, क्लोजिंग रिमार्क्स है, खत्म हो रहा है सीन यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको पांचों टॉपिक या पांचों पॉइंट समझ आए हो अच्छे से। आप इनके बेसिस पे एक अच्छा खासा एक सीन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिससे आपको और भी एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिमार्क दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, रिमेंबर दिस फॉर्मेट इज जस्ट अ गाइड, ये एक गाइड है सिर्फ, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस यू मे नीड टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। बोल रहे हैं यहाँ पे कि याद रखो ये सिर्फ एक गाइड है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रेफरेंस है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्लियरली कन्वे द एक्शन, डायलॉग, एटमोस्फेयर ऑफ द सीन टू योर ऑडियंस। बस इसका यही ऑब्जेक्टिव होगा ये कि आप अपना जो एक्शन है, जो सीन है और जो डायलॉग्स है, एटमोस्फेयर है सीन का, वो अपने ऑडियंस तक पहुंचा सको, सो दैट कि उनको समझ आए कि हाँ ये सीन बेटर है, मस्त लगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेंगे जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सीन 1 है, इंटीरियर है, लिविंग रूम है, इवनिंग का वक्त है, ठीक है, क्लियर है, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे क्या करा गया है, एक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। द लिविंग रूम इज डीमली लिट with soft lamp light casting warm pool of illumination across the cozy space. A cracking fire dances in the hearth, filling the room with the comforting glow. तो यहाँ पे एक एक्शन है, बोल रहा है कि लिविंग रूम है जिसके अंदर बहुत कम रोशनी है, सॉफ्ट लैंप लाइट है, मतलब एक बगल में लैंप लाइट है जिसकी जो वार्म लाइट है, क्या बोल सकते हो, रोशनी है, वो पूरे रूम को क्या कर रही है, पूरे रूम में लाइट कर रही है। और एक कोजी स्पेस दिखाया जा रहा है जहाँ पे सोफा रखा हुआ है, जहाँ पे लोग आराम करते हैं। क्रैकिंग फायर मतलब कि हर्थ है, हर्थ मतलब चिमनी है, चिमनी के अंदर आग लगी हुई है जिससे कमरा गर्म भी है, और उसके अंदर जो आग है वो ऐसे ऐसे डांस करे, आपने देखा होगा, लहरें होती है ना, जिसकी जो रोशनी, जिसकी जो शैडो है वो वॉल पे पड़ रही है, ग्लो पड़ रहा है कमरों में। फिर यहाँ पे बोला गया द वॉल्स आर अडॉर्न विद फैमिली फोटोज, तो वॉल्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि वॉल्स पर फैमिली की फोटोज से अडॉर्न किया गया, मतलब फैमिली फोटोज लगा रखी हैं। शेल्व्स पे लाइन से क्या रखी हुई है, बुक्स रखी हुई हैं। तो देखो कितने अच्छे से इन्होंने पूरे सेटिंग को डिस्क्राइब किया, जिससे हमारे दिमाग में पूरी इमेज बन गई कि लिविंग रूम दिखता कैसा होगा। कैरेक्टर 1 मैरी सिटिंग ऑन द सोफा फ्लिपिंग थ्रू अ फोटो एल्बम। तो कैरेक्टर 1 है इसके अंदर मैरी, जो एक फोटो एल्बम को ले रखा है उन्होंने और सोफा पे बैठी हुई है और वो फोटो एल्बम को खोल के देख रही है। मैरी सिट्स ऑन द प्लस सोफा, हर फिंगर ट्रेसिंग द एज ऑफ द वॉर्न photo album. She wears a wistful smile as she reminisces over old memories captured in faded photographs. तो बहुत इजी है, ये बोल रहा है कि मेरी जो है वो प्लश सोफा पे, मतलब कि काफी गद्देदार सोफा पे बैठी हुई है, उसके जो फिंगर्स हैं वो फोटो एल्बम पे ऐसे ट्रेस करें, उनके एजेस को ट्रेस करें जो थोड़े से वॉर्न आउट हो गए, फट गए, बहुत पुरानी एल्बम होगी। शी वियर्स अ विस्टफुल मतलब होता है कि सैडन वाली, है ना, थोड़ी सी मनहूस सी स्माइल है उनके फेस पर, मतलब बहुत सैड है वो, और वो पुरानी यादों को याद कर रही है फोटोग्राफ्स को देखकर, ठीक है। तो समझ ही सकते हो, अगर आप किसी इंसान के बारे में जो आपकी लाइफ में अब नहीं है उसके बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में, तो थोड़ा सा तो उदासी आई जाती है ना, तो वैसा कुछ। कैरेक्टर 2 आता है तभी, जॉन एंटरिंग द रूम, रूम में एंटर कर रहा है। जॉन एंटर्स द रूम स्टीमिंग मग ऑफ हीट टी इन हैंड। तो जॉन एंटर करता है रूम के अंदर, उसके हाथ में एक मग है जिसके अंदर चाय है गरम गरम। ही क्रॉसेस टू द सोफा, वो सोफे के ऊपर जाता है एंड सिट्स डाउन नेक्स्ट टू मैरी, और मैरी के बिल्कुल बगल में बैठ जाता है। रैपिंग एन आर्म अराउंड हर शोल्डर्स, वो अपने हाथ से उसको पकड़ता है, उसके शोल्डर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, उसको कंफर्ट फील कराने के लिए, इन अ जेस्चर ऑफ कंफर्ट, उसको कंफर्ट फील करा रहा है ना। आई होप आपको यहाँ तक सीन समझ आया हो। जॉन जेंटली पूछता है, हे हाउ आर यू होल्डिंग अप, मतलब कि ठीक हो तुम, अच्छा लग रहा है तुम्हें अब। तो मेरी थोड़ी सी शाय होती है, शाय मतलब यहाँ पे शर्माना नहीं है, यहाँ पर है
हाँ, जैसे दुख में होता है ना इंसान, वैसे आई मिस हिम जॉन, एवरी डे इट फील्स लाइक ही इज स्टिल हियर विद अस। वो बोलते हैं कि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ जॉन, ऐसा लगता है हर दिन कि वो हमारे पास ही आसपास है। जॉन नॉड करता है और अंडरस्टैंड करता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल, क्योंकि उसको कंफर्ट फील कराना चाह रहा है, क्योंकि वो दुखी वाले दिनों को याद कर रही है या किसी इंसान के बारे में याद कर रही है जो अब नहीं है लाइफ में। आई नो मैरी, ही वॉज अ गुड मैन। वो बोलता है कि आई नो, वो बहुत अच्छे इंसान थे। साउंड ऑफ विंड हॉलिंग आउटसाइड, बाहर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है किसकी, हवा चलने की। द विंड हाउल्स आउटसाइड रेटलिंग द विंडो एंड सेंडिंग अ शिवर डाउन द मैरी स्पाइन। और बाहर तेज तेज हवाएं चल रही है, पत्तों की गड़गड़ाहट हो रही है और उस हवा चलने की वजह से मैरी को थोड़ी सी ठंड लगती है। शी पुल्स द ब्लैंकेट टाइटर, वो ब्लैंकेट को टाइट कर लेती है क्योंकि उसको ठंड लग रही है, अराउंड हर शोल्डर। सीकिंग सोलेस इन द रात, सोलेस मतलब कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो जाती है उस वार्मथ में, वार्मथ मतलब गर्म, गर्माहट में थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। कैरेक्टर 3 फैमिली डॉग है। कर्लिंग अप एट देयर फीट, वो उनके पैरों के पास आता है और वो अपने आप को रगड़ने लगता है उनको कंफर्ट फील कराने के लिए। द फैमिली डॉग्स कर्ल अप एट देयर फीट सेंसिंग देयर सोम्बर मूड, वो आता है उनके पास, ठीक है, और उनका जो सॉम्बर मूड होता है, यहाँ पे सॉम्बर की स्पेलिंग में RE होगा, ठीक है। सॉम्बर मूड मतलब कि उनका जो मनूसा, जो बेकार सा मूड हो रखा है उसको वो सेंस कर लेता है और जाके उनको चिपकता है उनसे, थोड़ा सा उनको कंफर्ट फील कराता है। ही नजल अगेंस्ट मैरीज लेग, वो मैरी के लेग पे जाके अपनी नाक रगड़ता है उसको कंफर्ट फील कराने के लिए। ऑफरिंग साइलेंट कंपेनियनशिप एंड कंफर्ट, उनको शांति से कंफर्ट और कंपेनियनशिप दिखाते हैं क्योंकि उसको भी पता चल रहा है कि ये लोग कितने दुखी हैं किसी इंसान के जाने से। आई होप आपको सीन क्लियर हो रहा हो। जॉन सॉफ्टली बोलता है, वी विल गेट थ्रू दिस टुगेदर मैरी, ही वुडंट वांट अस टू ड्वेल ऑन द सैडनेस। तो वो बोलता है कि हम इस दिक्कत से, इस मुसीबत से हम बाहर निकलेंगे मैरी, डोंट वरी। और वो जो गए हैं, जो इनके बारे में बात कर रहे हैं, वो शायद ऐसा नहीं चाहते होंगे कि हम लोग सैड रहें हर वक्त। मैरी स्माइल करती है, उसके आंख से आंसू गिरते हैं। यू आर राइट जॉन, वी हैव ईच अदर एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। वो बोलते कि तुम सही बोल रहे हो जॉन, और हम दोनों एक साथ हैं तो यही सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। फेड आउट मतलब कि सीन का एंड हो गया। This scene captures a quiet moment of reflection and shared a grief between two characters in the comfort of their home। तो यहाँ पे सीन दिखाया गया है, बहुत शांत वाला मोमेंट है जिसके अंदर दो लोग हैं जो दुख में हैं क्योंकि उनका कोई अपना चला गया है और दोनों एक दूसरे को कंफर्ट दे रहे हैं। इट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉस, मतलब इसके अंदर किसी का लॉस हुआ है। लव भी दिखाया गया है, दो कैरेक्टर के बीच में लव है, रेजिलियंस है। हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट, इसके अंदर ये भी दिखाया गया कि कैसे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कंपेनियनशिप दिखानी चाहिए जब हमारी लाइफ में सॉरो वाला टाइम हो या दुख वाला टाइम हो। आई होप आपको सीन राइटिंग लिखना समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सीन में क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और आपको समझ आया जो मैंने आपको समझाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं और आपकी मदद होती रहे।